बना रहा हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं साइंस के आपके बीपीएससी 3.0 के एग्जाम के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 4.0 3.0 सभी में 6 से 8 हो चाहे 9 से 2 सभी के लिए फ़ायदेमंद है। उससे पहले आपको बता देते हैं कि हमारे एप्लीकेशन पर फतेह एजुकेशन जो हमारा एप्लीकेशन है उस पर आपको नाम मात्र के शुल्क में हमारे द्वारा टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल करवाई जा रही है विद्यार्थियों। पार्ट बी की टेस्ट सीरीज़ है जो आपको मात्र सर्वर चार्ज में हमने अवेलेबल करवाने का प्रयास किया विद्यार्थियों की डिमांड पर। 1000 से ज़्यादा विद्यार्थियों ने इसको पसंद किया। विद्यार्थियों 1 से 12 में आपके काम आती है, जीके जीएस है और 40 नंबर की तैयारी के लिए, यानी जिसमें आपके 40 नंबर में पूरा पैटर्न के अकॉर्डिंग सारे सब्जेक्ट आते हैं वो हैं, और एनसीईआरटी 6 से 12 पर आपके आधारित है। इसी प्रकार से साइंस की टेस्ट सीरीज ये भी 5 रुपये में है विद्यार्थियों, इंटरनेट सर्वर चार्ज पर, और आपको लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट में मिल जाएगा, आप डाउनलोड करके परचेस कर सकते हैं। चलिए टॉपिक पर आते हैं। पहला प्रश्न है आज का हमारा, एक अणु हीमोग्लोबिन कितने अणु ऑक्सीजन का परिवहन करता है। देखिए विद्यार्थियों, हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या होता है, हमारा वर्णक होता है, श्वसन वर्णक। पहली बात तो ये आती है, ठीक है, श्वसन वर्णक होता है। और बात आती है ये बैंगनी रंग का होता है विद्यार्थियों। जैसे ही ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो इसका ऑक्सीकरण होता है, तो इसका रंग क्या होता है, लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये कितने अणुओं को एक बार में एक हीमोग्लोबिन के द्वारा इसमें कैरी किया जाता है या परिवहन किया जाता है। जब आपके श्वसन के अंदर जब ऑक्सीजन को लेकर के जाता है हीमोग्लोबिन, तो एक अणु के द्वारा क्या होता है, कितने ऑक्सीजन के अणु को एक साथ में लिया जाता है। तो विद्यार्थियों 4 ऑक्सीजन के अणुओं को जो है हीमोग्लोबिन एक बार में कैरी करके ले जाता है। डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं विद्यार्थियों। देखिए ये आपकी लाल रुधिर कणिका है, ठीक है, आरबीसी है, रेड ब्लड कार्पोसेल्स है। अब इसकी संरचना के अंदर ये आपके हीमोग्लोबिन है, क्योंकि आरबीसी के अंदर कौन होगा, हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। तो अभी हीमोग्लोबिन है, तो ये देखिए ये जो आपको फिरोजी रंग में नज़र आ रहा होगा ये डॉट 4, तो ये जो आपके 4 हैं ये क्या है, आपके ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो इनको ले जा रहा है, तो एक हीमोग्लोबिन के अणु द्वारा कितने ऑक्सीजन का अणु का परिवहन किया जा रहा है, तो 4 ऑक्सीजन अणु का परिवहन किया जाता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, डायग्राम के माध्यम से हमने समझा। इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए विद्यार्थियों, वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, वीर्य में उपस्थित शर्करा का नाम है। वीर्य जो होता है विद्यार्थियों, आपके जो मानव वीर्य है उसमें आपकी कौन सी शर्करा उपस्थित होती है। शर्करा के अंदर यानी कार्बोहाइड्रेट का पूछा जा रहा है विद्यार्थियों, तो आपके फ्रुक्टोज है, माल्टोज है, लैक्टोज है या स्टार्च होता है। तो विद्यार्थियों जो वीर्य होता है मानव शरीर में, मनुष्य में कहीं पर भी आपके जो है वो फ्रुक्टोज नहीं पाया जाता है, केवल वीर्य में पाया जाता है। सबसे पहली बात तो ये। दूसरी बात क्या होती है, जब किसी महिला के साथ में रेप होता है तो उसमें उसके वेजाइना वाले पार्ट में जब परीक्षण किया जाता है कि उसके साथ रेप हुआ है या नहीं है, तो इसकी जांच में उसके वेजाइना वाले पार्ट से फ्लूइड लेकर के उसमें यही चेक किया जाता है कि इसमें फ्रुक्टोज उपस्थित है या नहीं है, क्योंकि इसी के माध्यम से उसके साथ हुए रेप का पता लगता है विद्यार्थियों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके किसके माध्यम से पता लगाते हैं, तो फ्रुक्टोज से पता लगाते हैं। और दूसरी बात, पूरी बॉडी में इसके अलावा आपके मादा में तो बनता ही नहीं है, तो नर से जाएगा, मादा के वेजाइना वाले पार्ट में मिलेगा, इसका मतलब उसके साथ रेप हुआ, इसकी पुष्टि होती है। तो जो टेस्ट होता है उसमें इसी के आधार पर पता लगाया जाता है। आपको डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं विद्यार्थियों। तो इसके माध्यम से जैसे वीर्य है, मान लो जैसे पेट्री डिश में लिया हुआ है, तो इसका जब परीक्षण किया जाता है तो इसमें फ्रुक्टोज का ही पता लगाया जाता है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके पूछा जा सकता है विद्यार्थियों, और जनरल अवेयरनेस के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क की विशेषता है, मानव मस्तिष्क के अंदर आपको क्या पूछा गया है, इसकी कौन कौन सी विशेषताएँ होती है। 2 दृक पालियाँ हैं, पहला पूछ रहा है 4 में से। कार्पस ल्यूटियम है, तो देखिए विद्यार्थियों आपकी कार्पस ल्यूटियम जो होती है ये तो आपके मादा जनन तंत्र से संबंधित है, तो मानव मस्तिष्क का भाग नहीं है। कार्पस ल्यूटियम 2 बार लिख दिया इसमें विद्यार्थियों। कार्पस कैलोसम है एक बार, ये जो पकड़ने के आधार पर है, तो इसको आप कार्पस कैलोसम समझिएगा। कार्पस एक पार्ट क्या है, कार्पस कैलोसम है। तो उपयुक्त सभी तो इसमें आंसर हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसमें कार्पस ल्यूटियम हमारा सही विकल्प नहीं है। तो कार्पस कैलोसम जो होता है विद्यार्थियों मानव मस्तिष्क की विशेषता होते हैं। यह एक प्रकार से क्रॉस नुमा संरचना होती है, जो इस वाले पिंड में मस्तिष्क के इस वाले गोलार्ध को, दाएं वाले को ये और ये बाएं वाले को, यानी एक दूसरे पर कंट्रोल करने के लिए इस प्रकार की संरचना होती है, इसको कार्पस कैलोसम कहते हैं, ठीक है। क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, मनुष्य मस्तिष्क में CSF है। पूरा सवाल क्या है विद्यार्थियों, CSF है, यानी सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। CSF सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड की मात्रा कितनी होती है, ठीक है। तो ये पूछा जा रहा है आपके क्या 150 ml होती है, 500 ml होती है, 1000 ml होती है या 1.5 ml होती है। तो ये जो होता है ये क्या होता है, मस्तिष्क में जो आपकी खोपड़ी होती है
उसके और मस्तिष्क के बीच में फ्लूइड होता है जो घर्षण को और उसके बीच में समन्वय को कंप्लीट कंट्रोल करता है विद्यार्थियों। तो इसकी मात्रा जो होती है वो 150 ml होती है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसका नाम है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, मैंने लिखा भी नोट्स में, आप नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानव शरीर का सामान्य ताप 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम होगा। यानी आपको क्या कर रखा है विद्यार्थियों, फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दे रखा है और अब आपको सेल्सियस में बताना। तो इसका एक संबंध है फ़ारेनहाइट के और सेल्सियस के संबंध में, यह है C/5 इज़ इक्वल टू F माइनस 32/9। यानी अब आपको फ़ारेनहाइट दिया था, फ़ारेनहाइट यहाँ रख देंगे, इसमें से ये वैल्यू घटेगी और उसके बाद में क्रॉस गुणा करेंगे और आप इसमें C को निकाल पाएंगे, क्योंकि F की वैल्यू हमारे को 98.4 डिग्री दे रखा है। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप इस संबंध से पाएंगे कि 36.79 डिग्री इसका आंसर एग्जैक्ट आएगा, जो लगभग 37 डिग्री के बराबर है। और मानव शरीर का ताप 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में बात करें तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मनुष्य की आँख किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। मनुष्य की जो आँख होती है विद्यार्थियों, आपको स्ट्रक्चर के माध्यम से समझाते हैं कहाँ पर प्रतिबिंब बनाते हैं, आप खुद बता पाएंगे अभी। जैसे ये मनुष्य की आँख है, ठीक है, तो अब इसमें क्या होता है कि ये आपका कंप्लीट आई के स्ट्रक्चर है, ठीक है, अंडाकार है। आगे वाला पार्ट जो आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, ये लेंस जो होता है, ये मैं यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये लेंस होता है विद्यार्थियों। बहुत से लोग विद्यार्थियों इसको लेंस समझते हैं, तो ये हीरा वगैरह नहीं होता है कोई, ये डायफ्राम होता है जो पुतली के फैलने और सिकुड़ने से क्या होता है, छोटा और बड़ा होता है। ठीक है, तो आपकी ये तो हो गया मानव लेंस। इसकी प्रकृति आपकी क्या होती है, उत्तल लेंस होता है जो आपके क्या करता है, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है आपके इसके ऊपर। किसके ऊपर बनाता है, यही पूछा हमारा सवाल। तो ये वाली जो परत है आंतरिक वाली, ये रेटिना पर, इसके द्वारा क्या होता है विद्यार्थियों, परत पर क्या होता है, प्रतिबिंब बनाया जाता है, जिसको दृष्टिपटल या रेटिना भी कहते हैं। यहाँ से प्रतिबिंब बनता है और उसके बाद में ऑप्टिक नर्व यहाँ से क्या करती है, इसके सिग्नल लेकर के मस्तिष्क में जाती है और मस्तिष्क उसको क्या करता है, प्रतिबिंब को संसाधित करता है और आपको वस्तु का सीधा प्रतिबिंब दिखाता है, जबकि वास्तव में बनता कौन सा है, उल्टा है। मानव उत्तक, अब अगला सवाल आ रहा है आपके, मानव त्वचा है क्या है, एक कोशिका है, एक उत्तक है, अंग है, यह सभी। तो मानव त्वचा जो है विद्यार्थियों एक अंग होता है, ठीक है, शरीर में। तो सबसे बड़ा अंग की अगर बात करें तो भी त्वचा ही होती है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा ये फैक्ट्स वगैरह, बाकी ये एक अंग होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। डीएनए के जीन बने होते हैं, तो डीएनए में आपके जैसे जीन जो पाए जाते हैं विद्यार्थियों, एक कुंडल जो होता है, जैसे हम स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको बताऊंगा अभी कि डीएनए के जो जीन हैं वो बने किससे होते हैं, न्यूक्लिक अम्ल से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से, लिपिड से। तो विद्यार्थियों डीएनए के जीन जो होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड से बने होते हैं, क्योंकि डीएनए का नाम ही डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है। तो ये एक प्रकार का प्रोटीन तो है, लेकिन विद्यार्थियों वाकई में ये न्यूक्लिक अम्ल होता है। प्रोटीन विकल्प में है, लेकिन आप न्यूक्लिक अम्ल को चूज़ करेंगे क्योंकि ये इसके और डीपली आंसर हो गया है। स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं इसे। देखिए ये आपके डीएनए की स्ट्रक्चर है। तो इसमें क्या होती है आपके, एक तो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है, दोनों सिरे उल्टे होते हैं। जैसे एक में दिशा में नामांकन 3 से 5 होगा, तो दूसरा जो आपका रज्जुक होगा ये आपके क्या होगा, 5 से 3 होगा। ठीक है, दोनों उल्टे हैं। अब बात आती है, ये आपके नाइट्रोजनी क्षारक हो गया बीच में, ये आपके AGTC यानी एडिनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन आपके इसमें नाइट्रोजनी क्षारक है। ठीक है, ये हाइड्रोजन बंधों के द्वारा जुड़े होते हैं। इनमें जो बंध है बीच में आप देख पा रहे होंगे, ये नाइट्रोजन क्षारक के बीच में बंध, ये हाइड्रोजन बंध द्वारा ये जुड़े होते हैं। अब ये पेंटोस शर्करा है आपकी, और ये आपके क्या होता है, फॉस्फोरिक एसिड होता है। तो जो एक जिसके अंदर आपके न्यूक्लियोटाइड होता है, एक न्यूक्लियोटाइड जो होता है उसमें क्या होती है, फॉस्फोरिक अम्ल होता है जिसमें फॉस्फेट समूह जुड़ता है। ठीक है, एक आपकी डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। ठीक है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। एक आपके नाइट्रोजनी क्षारक होता है। ये मिलकर के क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जमते हैं तो न्यूक्लिक एसिड का निर्माण होता है। और बात आती है ये जो जीन है, इसमें जो जीन कहा गया विद्यार्थियों, एक कुंडल आप इसमें देख पा रहे होंगे। ये जो आप देख रहे हैं इस प्रकार का जो एक कुंडल है ये डीएनए में, ये आपके एक जीन को प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको डायग्राम के माध्यम से काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न हमारे द्वारा पता चल रहे हैं और समझ में आ रहे होंगे। तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने साथियों में। अगला प्रश्न है, एंजाइम की सामान्य क्रियाविधि क्या होती है, यानी एंजाइम के सिद्धांत का काम करता है।
यह सक्रियण ऊर्जा को कम कर कार्य करता है, ये सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर कार्य करता है, ये पीएच को कम करके कार्य करता है, और अगला ऑप्शन है आपके यह पीएच को बढ़ाकर कार्य करता है विद्यार्थियों। तो एंजाइम क्या करता है कि सक्रियण ऊर्जा का, जैसे मान लो कि ये आपका ग्राफ में बता देता हूँ विद्यार्थियों, ये आपके सक्रियण ऊर्जा इतने लेवल पे एनर्जी है, ये सक्रियण ऊर्जा है आपकी मान लो, और इतना पहाड़ चढ़ के इस एनर्जी को प्राप्त करके उत्पाद में बदलता है कोई भी क्रियाकारक, कोई भी सब्सट्रैक्ट है, ये आपके उत्पाद प्रोडक्ट में चेंज होता है। तो ये क्या करता है एंजाइम, इसके सक्रियण ऊर्जा को ही कम कर देता है। तो इतना पहाड़ चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको थोड़ी एनर्जी कम हो गई तो कुछ एनर्जी प्राप्त करके आप क्रियाकारक को क्या कर सकते हो, प्रोडक्ट में चेंज कर सकते हो। तो ये सक्रियण ऊर्जा को कम करके कार्य करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? सवाल क्या है आपका, कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन कौन होता है, ऑक्सीटोसिन होता है, इसका स्रावन करती है? पहला है पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, ठीक है, अगर आपके पैराथायराइड और एड्रिनल ग्रंथि। तो विद्यार्थियों पीयूष ग्रंथि मास्टर ग्रंथि होती है, इसके द्वारा ही क्या होता है आपके ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्रावन किया जाता है। तो आपको बता देते हैं आगे कि आपके जो इम्पोर्टेंट और दूसरे हार्मोन हैं और वो कौन कौन से हैं और इनके क्या क्या काम है जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाते हैं। तो सबसे छोटी है, मटर के आकार की है, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, सब जानते हैं। अन्य पीयूष ग्रंथि क्या करती है, अन्य ग्रंथियों के जो हार्मोन होते हैं उन पर अपने हार्मोन के द्वारा कंट्रोल करती है। कंट्रोल कैसे करती है, अपने हार्मोन के माध्यम से अन्य ग्रंथियों के हार्मोन के स्रावण को, नियमन को कंट्रोल करती है। इसके द्वारा स्रावित हार्मोन जो है वो स्रावण जो होता है वो TSH, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ACTH, एड्रिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिन हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है, ठीक। इनका स्रावण भी क्या होता है विद्यार्थियों, ऑक्सीटोसिन है और वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन आपने देखा दुग्ध निष्कासन को प्रेरित करेगा, और दुग्ध निर्माण को कौन प्रेरित करता है, तो दुग्ध निर्माण को प्रोलेक्टिन हार्मोन। लेकिन निष्कासन का मतलब स्तन ग्रंथियों से दूध बाहर आए प्रसव के बाद में 24 घंटे के भीतर वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के प्रभाव से। और आपके वैसोप्रेसिन या एंटी डायूरेटिक हार्मोन, इस हार्मोन की मात्रा जब कम हो जाती है तो आपके क्या होती है, मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, इस हार्मोन की कमी से। ज़्यादा टॉयलेट आने लगता है तो शरीर में जल की कमी होने लगती है। डायग्राम के माध्यम से समझते हैं विद्यार्थियों। देखिए ये आपकी पीयूष ग्रंथि है जो मस्तिष्क की सेला टर्सिका नामक गुहा में, मस्तिष्क की सेला टर्सिका नामक गुहा में क्या होती है आपकी पीयूष ग्रंथि उपस्थित होती है। इसमें दो भाग हैं इसके, एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस। न्यूरो हाइपोफाइसिस और एडिनो हाइपोफाइसिस दो पार्ट है इसके अंदर। ये पीयूष ग्रंथि का डायग्राम विद्यार्थियों ये यहाँ पर आपके उपस्थित होती है मस्तिष्क की सेला टर्सिका गुहा में। तो कौन है पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि है। हार्मोन हमने देखे, चलिए आगे बढ़ते हैं। लीवर फ्लूक की पित्त वाहिनी किसकी पित्त वाहिनी में रहता है, ठीक है। तो सवाल आपके पूछा है कि ये किसकी पित्त वाहिनी में पाया जाता है, घोड़े की, गाय की, आदमी की, भेड़ की। तो ये क्या होता है, भेड़ की पित्त वाहिनी में पाया जाता है लीवर फ्लूक, ठीक है। डायग्राम के माध्यम से हम समझेंगे विद्यार्थियों। तो एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। लीवर फ्लूक यकृत कृमि होता है, ठीक है। भेड़, बकरी, सूअर यानी इनके अंदर ये पाया जाता है, यानी ये इसके क्या हो गए, आपके होस्ट हो गए, ठीक है। आदि की यकृत की बड़ी बड़ी पित्त नलियों में पाया जाने वाला चपटा कृमि है, ठीक है। प्लेटिहेल्मिन्थीज है ये, और द्विलिंगी जंतु है, ठीक है। द्विलिंगी का मतलब जिसमें दोनों आपके नर और मादा जनांग उपस्थित हैं, जिसमें पर निषेचन पाया जाता है, ठीक है। यानी दोनों हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि खुद के ही अंडे और खुद के ही शुक्राणु आकर के निषेचित कर लेंगे, नहीं होता है। किसी अन्य जंतु के द्वारा ही क्या होता है, जो अन्य जो लीवर फ्लूक जंतु है उसके द्वारा इसको निषेचन किया जाता है, तो पर निषेचन पाया जाता है, ठीक है। डायग्राम आप देख पा रहे होंगे, ये आपका लीवर फ्लूक है। डायग्राम से पहचान सकते हैं आप इसको, थोड़ा याद रहने में आसानी रहती है। चलिए अगला सवाल है हमारा, गर्म रुधिर वाले जंतु वह होते हैं जो अपने शरीर के तापक्रम को, ठीक है, सवाल है, जो अपने शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, वातावरण के तापक्रम से नीचा रखते हैं। यानी जो वातावरण का टेम्परेचर है आपके बाहर के एनवायरनमेंट का, उससे नीचा रखते हैं। वातावरण के तापक्रम से ऊंचा रखते हैं, यानी बढ़ा कर रखते हैं। हमेशा एक सा बनाए रखते हैं। अगला विकल्प है
वातावरण के तापक्रम के बराबर बनाए रखते हैं, यानी वातावरण का जो तापक्रम है उसके बराबर बनाए रखते हैं। तो चारों विकल्प में से आपका विकल्प नंबर तीसरा सही हो जाएगा, हमेशा एक सा बनाए रखते हैं, चाहे विपरीत परिस्थिति हो, ठंडा मौसम हो चाहे गर्म हो, आपके शरीर के तापक्रम को क्या करते हैं, नियत बनाए रखते हैं। इस नियत तापक्रम को बनाए रखने के लिए इनको, जैसे मनुष्य हो गया, कबूतर हो गया, ठीक है, पक्षी हो गए, तो इनको क्या होता है, निरंतर ऊर्जा की आवश्यकता होती है, निरंतर भोजन की आवश्यकता होती है अपने शरीर के तापक्रम को नियत बनाए रखने के लिए। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? अगला सवाल हमारा, यानी अग्नाशय ग्रंथि जो आपकी मिश्रित ग्रंथि होती है और शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। जी हाँ विद्यार्थियों, शरीर की दूसरी अगर सबसे बड़ी ग्रंथि कहेंगे, सेकंड लार्जेस्ट, ये आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के जैसे भी काम करती है, मिश्रित ग्रंथि होती है, क्योंकि ये आपके अग्नाशय रस का भी श्रावण करती है। इसके एक पार्ट के द्वारा तो क्या होगा, पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी, इंसुलिन और ग्लूकागोन नहीं बनेंगे, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा, रक्तचाप बढ़ जाएगा। तो इसके द्वारा क्या होता है कि इंसुलिन और ग्लूकागोन हार्मोन का श्रवण किया जाता है। इसके लैंगरहैंस की दीपिकाओं में बीटा कोशिकाओं के द्वारा आपके इंसुलिन का और अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन का श्रवण किया जाता है, ठीक है। अल्फा कोशिकाओं के द्वारा ग्लूकागोन और इंसुलिन का जो है वो आपके बीटा कोशिकाओं के द्वारा क्या होता है, श्रवण किया जाता है। तो जब ये खराब हो जाएगा तो इनका निर्माण नहीं होगा, ठीक है। देखिए, अल्फा कोशिका से ग्लूकागोन और इसकी बीटा कोशिकाओं से क्या होता है, आपके इंसुलिन हार्मोन का, बीटा कोशिकाओं के से इंसुलिन हार्मोन का श्रवण होता है। और गामा कोशिकाएं, इसमें 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, सोमेटोस्टेनिन का निर्माण होता है। अग्नाशय में खराबी होने पर इनका निर्माण होना बंद हो जाएगा, ठीक है। तो आप हार्मोन का नाम याद रखिएगा, किसका क्या क्या काम है और वो कौन कौन से हैं। धातु शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी, कौन कौन सी है ऐसी धातुएं जो शरीर के तापमान पर पिघल जाएगी? पहला विकल्प है आपके गैलियम और सीजियम, पोटेशियम और आयोडीन, कैल्शियम और रुबेडियम, सोडियम और मैग्नीशियम। तो शरीर के तापमान पर या हथेली पर पिघलने वाली धातुएं कौन सी है जिनका क्या है, आपके गलनांक इतना कम है कि हथेली की ऊष्मा पा करके ही क्या करते हैं ये, जैसे आप हथेली में रखते हो तो हथेली की ऊष्मा से ही पिघल जाती हैं। तो पहला विकल्प आपके सही हो जाएगा, गैलियम और सीजियम जो है वो ऐसी धातुएँ हैं जो शरीर के तापक्रम पर पिघल जाती है। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी ऑक्साइड कौन सा है? तो विकल्प नंबर 4 में से देखना है हमें कौन सा है जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। H2O मानिएगा, इसको इसमें लिखना मुश्किल होता है विद्यार्थियों, इसलिए साथ में लिखा है। कार्बन मोनोऑक्साइड है, SO2 है और आपके CO2 है। तो आपके जो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी जो ऑक्साइड है वो आपके क्या है, सल्फर के ऑक्साइड हैं चाहे CO2 के ऑक्साइड है। तो दोनों विकल्प इसमें सही हो जाएंगे। सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण होगा जैसे ये पानी में घुलेगा और ये आपके कार्बोनिक एसिड का H2CO3 का निर्माण करेगी है, ठीक है, पानी में घुल करके। तो इनसे क्या होगी, अम्ल वर्षा होगी। तो उम्मीद करता हूँ विद्यार्थियों आपको हमारे द्वारा जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं सीरीज़ में काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे और समझ में आ रहे होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार से डायग्राम के साथ कंटेंट को सोल्व करते हैं हमारे इस प्रयास को सफल बनाइए, अपने साथियों में शेयर कीजिए। नाम मात्र में हमने टेस्ट सीरीज देने का प्रयास किया विद्यार्थियों की डिमांड पर अपना स्नेह इसको भी दीजिए। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, कमेंट में मिलेगा, वहाँ से डाउनलोड कीजिए। नाम मात्र के शुल्क में इसे ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी को नई दिशा दीजिए। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।